बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 4 मौजू होंगे जिस पे मैं मुख्तसर से अल्फाज में गुफ्तगू करूँगा। पहला, जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए थी, उस हवाले से बात करूँगा। दूसरा मौजू है हमारा आज जो महंगाई और स्पेशली बिजली के बिल के ऊपर जो तबाही मची हुई है, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। तीसरा, CCI का गलत फ़ैसला और 90 डेज़ का इलेक्शन और उसके बारे में हमने पटिशन फ़ाइल की है। और चौथा, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी और उनका आज फ़िज़िकल रिमांड दिया जाना। देखिए, पहले सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ़्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल, जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फ़ैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती को ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फ़ैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुतासिब जज का फ़ैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए, ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहाँ वकीलों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी 1 दिन मिलने की इजाज़त देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं 1 दिन में 1 वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहाँ ले जाएंगे? आप कानून को कहाँ लेकर जाएंगे? और हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूँ 1 से ज़ायद मरतबा, जेल सुप्रीडेंट से बात की है, उसको दरख्वास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतज़ार भी किया है। वो कहता है मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता। आप जाएं चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज़ अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ज़मानत का जो केस है उसमें बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूँ 3 बजे जब वोट के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतज़ार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूँगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफ़ी नीचे आपके सामने नज़र आ चुकी है, जब नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ख़ुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर ले, बाद में अपने आप फैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की मबनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में कोई गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके ख़िलाफ़ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियाँ वो सारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहाँ से आप इस नेक्सस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानिबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहूँगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पे, वो है हमारी
महंगाई, बिजली, गैस और हमारा एक मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर होने वाला जुल्म। आज आप देख लें, जो बिजली के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मुझे बता दें कि काम गरीब आदमी का बजट 25 से 50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी किस तरह एक सिंपल अपने घर के बिजली के बिल जमा करा सकता है। और ये फाशिस्ट हुकूमत जो पीछे शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून, PTM और पीपल्स पार्टी की जमातों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उस वक्त मैक्सिमम कहते थे जी महंगाई है 16 रुपये का यूनिट, आज 50 रुपये से आगे चला गया है। और अभी ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, हम भी शामिल होंगे आपके साथ एहतजाज में, इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो नौ मुंतखब हुकूमत, मुंतखब नहीं, ये जो नया केयर टेकर सेटअप आया है, ये तो मुंतखब नहीं है। ये तो भाई इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शंस कराएं चले जाएं। बारूदी सुरंग तो आप लगा कर गए हैं कि ये जी CCI का फैसला करके पहले मरदमशुमारी करें फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आप बता दें, आज तो जो मीटर रीडिंग हुई है वो तो पिछले बिल्स के हिसाब से हुई है, पिछले जो यूनिट्स थे उसके हिसाब से हुई है। जो पीछे सागदार और आपकी हुकूमत लगा कर गई है ये इसके ऊपर टैक्सेस, उसके ऊपर हुई है। और ये तो अभी जो 5 साढ़े 5 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, इसका तो अभी आगे आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जुल्म जो आप ढा कर गए हो, आज इनकी पुरानी लीडरशिप के चल रहे हैं किस्से कि जनाब जब आपसे वोट मांगने आए आप इनको ये बिजली का बिल दिखाओ, आप इनको गैस का बिल दिखाओ। और यानी जो गैस का बिल था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है, और बिजली तो आपके करीब से नहीं गुजर सकती। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा खाली है। जो पोर्शन मेरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता, उसका बिल 20,000 पे आया है। 20,000 बिल उसका आया है जो पोर्शन मेरा खाली है। मैं सर पकड़ के बैठता हूँ कि भाई खाली है, मैंने अलग से इसलिए लगवाया था कि 3 पोर्शन है, 3 मीटर लगा लूँ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिल कम आएगा। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यानी मीटर ले लेना ही आपके लिए जुर्म है। तो आप आम आदमी का क्या आप इजाला करेंगे। और आज पाकिस्तान में जो पोजीशन हो चुकी है, जो महंगाई हो चुकी है, कहते थे पिछला पूरा साल 16 महीने पहले चीखते चिल्लाते थे कि जी महंगाई है, महंगाई मुकाओ मार्च के ये मरियम नवाज़ और ये सारे लीडर सो कार्ड हमजा शहबाज ये लेकर आते थे, ये आपके सामने यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब महंगाई होगी है, महंगाई ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, रियासत की बजाय हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। भाई आपने तो अपने बोरिया बिस्तर उठाया, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये जो जोकर्स थे वो जाके लंदन में बैठ गए। भाई मसाइल तो आपने और मैंने सहने हैं जो हम सह रहे हैं इस पाकिस्तान में, और हम मिडिल क्लास ने, हमारे गरीब तबके ने, हमारे लोगों ने, गरीब तो अब बेचारे की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म कर दी है हमने, मिडिल क्लास तो रही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप वो लंदन में याशा करेंगे और हम गरीबों ने भुगतना है एक चलते हुए निज़ाम को, चलते हुए मुल्क को, जहाँ 6.1% GDP थी। इनके आदाद शुमार बता रहे हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं पिछले साल और आज के। यानी जिस वक्त खान साहब को हटाया 6.1 GDP थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निज़ाम, और उसके अंदर 2 साल कोरोना के भी भुगताए हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज जब ये गए हैं, इनके बकौल इनके पिछले साल की जो कारकर्दगी थी 0.3% है और आगे नेगेटिव में जाएगी। ये है इनकी कारकर्दगी। और 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे जो आज मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर आपके पास रह गए हैं। और जो वो अफलातून हम लेकर आए थे इसहाक डार की सूरत में, उसने कहा मैं अभी पहुंचा नहीं हूं तो जनाब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, 50 रुपये नीचे आ गया, मैं इसको 100-150 रुपये पे लाऊंगा। और आज क्या कैफियत है, 170-178 में फ्लक्चुएट करता था, आज 320-325 पे नहीं मिल रहा। और आज आपकी जो पोजीशन पेट्रोल की है, 138 रुपये जब हुआ था या 150 रुपये तक पहुंचा था, इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था इतना महंगा पेट्रोल, और आज आपको तकरीबन 292 प्लस में आपको पेट्रोल चला गया है। और आगे बताया जा रहा है, ये भी खुद बता रहे हैं कभी 40 रुपये और बढ़ेगा। ये भी ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग बता रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया है। और आपको DGISPR की रिपोर्ट भी याद होगी, आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत चेंज हो गई है तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। तो मैं आज उनसे भी सवाल करता हूँ कि जनाब
आज तो 16 महीने के बाद डॉलर कहाँ पहुँच गया है, ये आपके लिए भी सोचने का मकाम है। इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी आज एट रिस्क हो गई है। जब आपके पास रिजर्व नहीं होंगे, जब आपके पास गरीब आदमी के पास खाने को नहीं होगा, जब अफरा तफरी होगी, जब लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, जब लोगों की एक आस उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जिन लोगों की एक उम्मीद की किरण जहां होती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और आज उम्मीद क्यों ख़त्म होती जा रही है? इसलिए कि जो 100 कार्ड आप अफलातून लाने थे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने 16 महीने का तजर्बा कर लिया। अब ये कहते हैं कि अब नए अफलातून हम लेकर आए हैं, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में बैठे हुए हैं, ये 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये आपके मसाइल हल करेंगे। भाई, ये कभी कोई अफलातून इस तरह के मसाइल हल करने वाले होते तो फिर हमारे आइन के मुताबिक ये इलेक्टेड, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या डेमोक्रेसी या जमहूरियत ना होती। भाई, जो लोग जिसको चाहते हैं, पीटीआई और खान साहब को, जिसकी आज तमाम पोल्स आप उठा लो, कल का आप इलेक्शंस भी उठा लो, आप केपी का, इसके बावजूद कि सारी लीडरशिप पाबंद सलासल है या अंडरग्राउंड है, या इमरान खान वाइस चेयरमैन हमारे सारे के सारे जेलों में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद मैक्सिमम सीटें ली हैं। ये है वो रेफरेंडम जिससे ये डरे हुए हैं, ये इलेक्शन नहीं कराते और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। अब ये मैं इस बात पे, ये बात महंगाई वाले सब्जेक्ट पे बात करके, आज भी हमारी फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, हमारे कारखाने बंद हो गए हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को रोज़गार नहीं है। और ना सिर्फ रोज़गार नहीं है, बल्कि उसके साथ जो महंगाई इतने उरूज पे चली गई है, लोगों को सरवाइव करना मुश्किल है। और इसके साथ साथ आपके लिए 12% की महंगाई तो बहुत महंगाई थी पिछले साल, आज 38% पे चली गई है। लेकिन इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म ना किया, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म ना किया, तो ये 38%, 78% पे चली जाएगी। इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। और पिछले साल तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि 0.5% से लेकर 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, लेकिन आपने 16 महीने की अफलातूनों को ला करके इसको डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा दिया। साबिक डिफेंस मिनिस्टर कहते थे हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और डिफ़ॉल्ट होता है क्या है? यही डिफ़ॉल्ट होता है। आपने $1 बिलियन धो के ले लिया, आज $1 बिलियन अगर आपको नहीं मिलता तो आपका डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट को डिले किया है। तो आज भी हमारे मुक़्तदर तबके, हल्के, इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स, जमहूरी ताकतें, सब के लिए सोचने का मकाम है। हमने 25 करोड़ आवाम को ज़िंदा रखना है, उनको फूड देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। उसका वाहिद हल इस बेयकीनी को ख़त्म करें। आप इलेक्शन अनाउंस करें 90 डेज़ में, पहले ही आप 15 दिन ज़ाय कर चुके हैं। 90 डेज़ का इलेक्शन अनाउंस करने के बाद आप इन केयर टेकर का कोई काम नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो आए हैं इलेक्शंस कराएं, और इलेक्शंस के अलावा उनका कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। और इलेक्शंस कराएंगे, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वो इन मसाइल का हल कर सकेगी। अगर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपने इस जबर और खौफ की फ़िज़ा को कंटिन्यू रखा, आपने क्रेडिबल इलेक्शंस ना कराए, आपने इस इलेक्शंस को डिले किया, तो जो तबाही हम इस 15 दिन में देख चुके हैं, पिछले 16 महीनों में देख चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। इसका हल ये नहीं है, हल इसका है वो गवर्नमेंट आए जिसको लोग वोट दें, ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए और उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने की पोजीशन पे हो। कौन मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल की जो मुल्क होगा या इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी या सरमायाकार होंगे, वो आकर के आपकी इस इंटरम सेटअप में आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो क्यों करेंगे? उनको पता ही नहीं है कि अगली गवर्नमेंट कौन सी आती है और अगली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। जब ये सिचुएशन होगी तो आपके मुल्क की तबाही मचेगी। और ये 100 कार्ड जो अभी कह रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN सर फहरिस्त है, जो ये कह रहे हैं हाँ जी हमें कोई एतराज़ नहीं, 90 डेज़ में इलेक्शन करा दें। भाई, बारूदी सुरंगें तो आप बिछा कर गए हैं। अब आप CCI जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 वज़राए आला गैर मुंतखब थे, उनको ये इख्तियार नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस कर सकें, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिसी साज सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे हो सकते हैं। पंजाब और KP के नुमाइंदे गैर मुंतखब थे, इसलिए कि उनको 18 करोड़ आवाम जो KP और पंजाब की थी, उनके फैसले करने का अख्तियार नहीं है।
और फिर CCI के फैसलों के बाद डिलिमिटेशन होती है सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5